जय हिंद, वंदे मातरम। बजट आ गया और इस बजट से बहुत सारे लोग खुश हैं, कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं। कुछ लोगों को की उम्मीदों पे ऐसा कह सकते हैं कि पानी फिर गया। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इस बजट में हमें जो है टैक्स रिबेट ज़्यादा मिल जाए, तो नहीं हो पाया। तो बहुत सारी बातें हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं इस बजट को लेकर के। खैर, आज हम बात केवल बजट की नहीं करने वाले हैं। बजट के साथ साथ में हम ये देखने वाले हैं कि बजट से संबंधित जो ग्लॉसरी होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। विशेषकर ये उन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो फिनांस से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक इत्यादि होते हैं, सेबी है, नाबार्ड है। तो इस तरह के एग्जाम्स में यदि आप बैठ रहे हैं तो इन एग्जाम्स के लिए इस तरह की ग्लॉसरी काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होती है। हम लोगों ने इससे पहले एक बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट किया था बजट से संबंधित ग्लॉसरी के ऊपर। जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को किया होगा वो काफ़ी सारी ग्लॉसरी से आप परिचित हो गए होंगे। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग ये जो बजट आया है इसकी पूरी समरी, उसका अनुवाद करके हम आज के इस लाइव सेशन में देखेंगे। तो एक एक करके इसमें एक तीर से दो निशाने इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि एक तो ये कि बजट की समरी आपको समझ में आ जाएगी, और दूसरा ये कि आपको ये इसका अनुवाद किस प्रकार से करना है ये आप यहाँ से देख पाएंगे। बजट एट ए ग्लांस प्रेजेंट्स ब्रॉड एग्रीगेट्स ऑफ द बजट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये आपका जो है पहला सेंटेंस है, तो ये तो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन है। तो हम देख लेते हैं कि बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया होता है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। बजट एट अ ग्लांस प्रेजेंट्स ब्रॉड एग्रीगेट्स ऑफ द बजट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो बजट एट ए ग्लांस, यहाँ पे बजट एट ए ग्लांस, लेकिन हम इसे क्या कह रहे हैं, बजट सार कह रहे हैं, है ना। एक दृष्टि में, बजट एक दृष्टि में अगर हम कहें, इसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार से होगा कि बजट एक दृष्टि में, लेकिन यहाँ पे हम शाब्दिक अनुवाद ना। तो अगर हम इसे हिंदी की शैली में लिखने का प्रयास करें तो बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया जाता है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। आप इसे समझिए कि अगर हम लोग शब्दानुवाद इसे करते तो कैसे करते। बजट एक दृष्टि में बजट को आसानी से समझने के लिए इस तरीके से कुछ प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स, ऐसे करके हम इसको अगर शाब्दिक अर्थ लिखें तो बता सकते हैं कि ब्रॉड एग्रीगेट मतलब संपूर्ण बातों को। तो कैसे अगर हम इसको शब्दानुवाद करने का प्रयास करें, एक बार जस्ट करके देखते हैं तो कैसा ये दिखेगा या कैसा लगेगा, किस प्रकार से होगा। कि बजट एट ए ग्लांस, बजट एक दृष्टि में, ऐसे हम बोल सकते हैं। बजट एट ए ग्लांस, बजट एक नजर में, ऐसे बोल सकते हैं। बजट एक नजर में, ठीक है। अगर हम ठीक है अनुवाद भी करते हैं तो बजट को आसानी से समझने के लिए, बजट को आसानी से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए एक ब्रॉड एग्रीगेट्स, जब ये शब्द हम लेकर के आते हैं ब्रॉड एग्रीगेट्स, तो इसके लिए हमें क्या शब्द देना। ब्रॉड मतलब क्या होता है, बहुत व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से। ठीक है, और एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है कि सारी बातें, तो बहुत विस्तृत रूप से सारी बातों को प्रेजेंट्स मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बजट एक नजर में बजट को आसानी से समझने के लिए विस्तृत रूप से बजट की सारी बातों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ठीक है, ये अनुवाद भी गलत तो नहीं है, ये शब्दानुवाद है, गलत नहीं है। लेकिन उसी बात को हम कैसे कह रहे हैं कि बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया होता है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल सटीक भावानुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है, विशेषकर तब जब हम इस तरह के जैसे हम लीगल अनुवाद कर रहे होते हैं, हम फिनांस से संबंधित पैसेज का अनुवाद कर रहे होते हैं, हम वैज्ञानिक ग्लॉसरीज जो है उससे संबंधित पैसेज का अनुवाद हम कर रहे होते हैं, तकनीकी से संबंधित पैसेज का अनुवाद कर रहे होते हैं। तो हमें ध्यान तो ये जरूर रखना है कि जो शब्द हैं उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, उससे तो हम छेड़छाड़ ना करें। लेकिन जो अनुवाद की शैली है, जो अनुवादित आपका जो भी अनुवादित अंश है उसकी शैली है, वह उसी भाषा के अनुरूप हो जिस भाषा में, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है उसी लक्ष्य भाषा की शैली के अनुरूप आपको अपने वाक्य की संरचना करनी है।
ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, दिस डॉक्यूमेंट शोज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज द फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म्स आ गए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कुछ भी विशेष नहीं है। ये दिस डॉक्यूमेंट या दस्तावेज शोज दर्शाता है, रिसिप्ट्स है ना, प्राप्तियां, और क्या क्या। अब इसमें सारे टर्म्स आ गए, तो इसमें सारे टर्म्स आएंगे, इसके अनुवाद के लिए आपको टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सारे टर्म्स आ गए। इस दस्तावेज में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटा, है ना, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, प्राप्तियों और व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा हो गया, प्राइमरी डेफिसिट मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब प्रभावी राजस्व घाटा, और प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा दर्शाया जाता है। तो ये बिल्कुल इसमें यहाँ पे टर्म्स की आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें ये नहीं देखना है कि शैली और भाव, यहाँ पे हमें सीधे सीधे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। यदि हमें टर्म्स का मतलब पता है तो हम इसका अनुवाद इस तरीके से कर सकते हैं। अब तब क्या हो यदि हमें टर्म्स का मतलब नहीं पता हो, यानी कि आप डेफिसिट मतलब घाटा तो जानते हैं लेकिन रेवेन्यू का मतलब नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसके बजाय कि आप कुछ गलत सलत शब्द वहां प्रयोग कर दें, क्योंकि गलत शब्द प्रयोग करेंगे तो आपका अनुवाद का अर्थ पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या उपाय बचता है कि आप उसका ट्रांसलिट्रेशन कर दें। हालांकि ट्रांसलिट्रेशन यानी कि लिप्यांतरण अनुवाद में केवल एक सीमा तक ही आपके लिए कह सकते हैं कि एक सीमा तक ही आप कर सकते हैं, एक सीमा तक ही आप ट्रांसलिट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो शब्द आपको नहीं आ रहा है उसको आप एज इट इज ट्रांसलिट्रेट करके लिख दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं फिर आपके मार्क्स पे वह बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आगे देखते हैं, इट गिव्स एन इलस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर थ्रू ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे शब्द क्या आ गया, ग्राफ आ गया और इन्फोग्राफिक आ गया, है ना, ग्राफ्स और इन्फोग्राफिक्स। तो ये शब्द क्या है कि नई जो टेक्नोलॉजीज है उसमें नए शब्द आए हैं, तो इनके लिए अलग से कोई हमारे पास में हिंदी शब्द फिलहाल हम यहाँ डालने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो आप ग्राफ और इन्फोग्राफिक्स को एज इट इज लिख सकते हैं, यह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ग्राफ और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्तियों यानी कि रिसिप्ट्स और स्रोतों यानी कि सोर्सेज, प्राप्तियों के स्रोतों और उनके व्यय का चित्रात्मक, इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेटिव। अब इलस्ट्रेटिव जो है, इलस्ट्रेटिव अकाउंट के लिए देखिए चित्रात्मक ब्यौरा, ये शब्द यहाँ पे हमने प्रयोग किया है, चित्रात्मक ब्यौरा, है ना। तो इलस्ट्रेटिव के लिए व्याख्यात्मक भी हम कह सकते हैं, लेकिन चित्रात्मक, इलस्ट्रेट जो करने की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि एक चित्रात्मक ब्यौरा, इसके लिए बिल्कुल ही सटीक शब्द यहाँ पे आपके लिए इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोगों को मैंने ये पैसेज दिया था, यदि आप लोगों ने अनुवाद किया होगा तो आप लोग उस अनुवाद को अपने सामने खोल के रख सकते हैं, ताकि आप ये देख पाए कि आपने उस अनुवाद को कितना ढंग तक, किस हद तक सही किया है। In addition, the documents contains details of resources transferred to the states and UTs with legislature, extracts of allocations for program and schemes, sources of deficit, financing, etc. ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं। अब यहाँ ज्यादातर टर्म्स का ही खेल है, जितने टर्म्स आपको आएंगे उतने ज्यादा आप इसको ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा इस दस्तावेज में, किसमें, बजट के दस्तावेज में, तो द डॉक्यूमेंट्स इस दस्तावेज में, है ना, यहाँ दिस नहीं है, दिस नहीं है, ऐसा नहीं कि इन एडिशन दिस डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, फिर भी जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो इसके अलावा दस्तावेज में बोल देने से हिंदी की शैली में ना वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि इसके अलावा दस्तावेज में, किस दस्तावेज में, इस दस्तावेज में हमने यहाँ कह दिया द डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल सही अनुवाद है। तो ये चीजें हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, शैलीगत जो विशेषताएं हैं उसको हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वाक्य है वह व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, कि कहाँ पे किस तरह के सर्वनाम का प्रयोग करना है, कहाँ पे कौन सी संज्ञा का प्रयोग करना है, कहाँ पे कौन से विशेषण का किस प्रकार से प्रयोग करना है, कहाँ पे कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है, क्रिया के कौन से लिंग का प्रयोग करना है ना, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस दस्तावेज में राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गए, है ना, ट्रांसफर्ड, ठीक है। ट्रांसफर्ड को आप स्थानांतरित भी कह सकते हैं, हस्तांतरित भी ठीक है, किए गए संसाधनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए किए गए आवंटनों का सारांश, है ना। तो यहाँ पे सारांश की बात की जा रही है, और उसके बाद में घाटे की वित्त व्यवस्था के स्रोतों इत्यादि से संबंधित ब्यौरा शामिल होता है। अब देखिए यहाँ पे सारांश शब्द जो प्रयोग किया गया है और डिटेल, ये ना, ये दो शब्द जो है, ब्यौरा, विवरण, तो द डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्स, है ना, डिटेल्स, तो यहाँ डिटेल शुरू में आ गया, तो इसको हम लोग हिंदी में जब अनुवाद करते हुए ब्यौरा को हम आखिर में लिखेंगे कि ये इस चीज का डिटेल इसमें है, किस किस चीज का, रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट्स एंड यूटी, इसका आपने एक साथ बना लिया, कि राज्यों और
केंद्र शासित या प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित या हस्तांतरित किए जाने वाले संसाधन। उसके अतिरिक्त क्या आ गया आपका लेजिस्लेचर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एलोकेशन। अब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एलोकेशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, है ना, तो आवंटनों का सारांश। अब एक्सट्रैक्ट के लिए यहाँ पे क्या शब्द यूज किया गया है, सारांश शब्द यूज किया गया है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो उससे निकाला गया, है ना, निकाला गया। तो अब एक्सट्रैक्ट के लिए निकाले जाने वाले अगर हम अर्थ में इसका हम पर्याय हिंदी में ढूंढना शुरू करें तो कहीं ना कहीं वह आवंटन के संदर्भ में सही नहीं बैठेगा, इसीलिए आवंटनों का सारांश एक्सट्रैक्ट के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से घाटे की वित्त व्यवस्था, तो ये आपका अनुवाद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है हम देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट अगेन एक टर्म आपका आ गया। फिजिकल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा, एफडी, है ना, जिसको फिजिकल डेफिसिट हम कह रहे हैं, राजकोषीय घाटा हम कह रहे हैं। तो एफडी जो है राजस्व प्राप्तियों, और इसको क्या बोला, इंक्लूडिंग नन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग के लिए क्या सह का शब्द दे दिया है ना। तो हम लोग कई बार करते हैं को शामिल करते हैं, जैसे ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों सहित, है ना, ठीक है, सहित, हाँ यहाँ पे सहित जो शब्द है वह इंक्लूडिंग के लिए प्रयोग किया गया है। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए, तो ये इसके लिए टर्म है जो यूज किया गया है। तो ये राजकोषीय घाटा किसे बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया कि राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, जो हम लोग रेवेन्यू की प्राप्ति करते हैं वो, और जो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं वो। और प्राप्ति में जो है सह ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्ति मतलब इंक्लूडिंग नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो कैपिटल हमें प्राप्त हो रहा है जो ऋण से नहीं, हमने जो कर्ज दिया है वो नहीं, उसके अतिरिक्त जो कैपिटल हम प्राप्त कर रहे हैं उसे। तो ये तो एक तरीके से बजट की टर्मिनोलॉजी हो गई। अगला वर्ड हम अगला सेंटेंस देखते हैं। हम अनुवाद पे अपने आप को फोकस करके रखेंगे। एफडी, एफडी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, अगेन फिजिकल डेफिसिट आ गया। अब इस चीज ये भी आपको अनुवाद करते वक्त ध्यान में रखने योग्य बात है कि अब यहाँ पे एफडी को आप फिजिकल डेफिसिट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस पहले से पैसेज में आ रहा है, आपको पता है कि ये फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ठीक है, यहाँ पे वी कैन राइट फिजिकल डेफिसिट। कई जगह पे जब शॉर्ट फॉर्म आता है जो पहले से उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही होती है, हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका ये भी मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसा रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। आप एज इट इज, है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख दिया पीडीआर, तो आपको लगता है कि पीडीआर का क्या हो सकता है ना, तो आप पीडीआर का समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट में भले आपको लग रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है, संभावना ज्यादा भी है, तो भी आप ना लिखें उसको, पीडीआर लिख करके आगे बढ़ जाए। पर हाँ, यदि उस पीडीआर को पहले उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कहीं पर और उसके बाद एक दो बार दे दिया, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट कर दिया, तब क्लियर है कि अच्छा ये पीडीआर का मतलब वही होगा जो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आ रहा है, तब आगे आप उसको चाहें तो हिंदी में पूरा उसका शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। पर कई बार ऐसी अच्छा कई बार ऐसी भी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर उसका एक्रोनिम बना के लिख दिया गया ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। जब आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी में, और उसका फुल फॉर्म भी पहले कहीं उसी जो पैसेज में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, उसके बाद नीचे उसके शॉर्ट फॉर्म दे दिए हैं। तो जहां पे फुल फॉर्म दिया है वहां तो आपने उसका पूरा अनुवाद कर दिया, नीचे जहां पे शॉर्ट फॉर्म दिया है वहां पे यदि आप उसका पूरा अनुवाद लिख रहे हैं तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। आपको लग रहा है अच्छा बार बार आ रहा है, तो आपको लग रहा है मैं बार बार क्यों लिखूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि आईएएस शब्द ही है, तो आईएएस शब्द ऊपर कहीं आ गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद नीचे वो आईएएस आईएएस लिखते हुए सामान्य तौर पे चले ही जा रहे हैं, चले जाते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं आईएएस लिखूं या फिर मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा बार बार लिखूं, क्यों लिखूं जब ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो क्या मैं भा प्र से लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि क्या भा प्र से तो बहुत चलन में है, पर जो शब्द जिसका आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं क्या वह इतने चलन में है, या फिर दूसरा ये कि कहीं उसका शॉर्ट फॉर्म बना देने से उससे कुछ और तो समझ में नहीं आने लग जाएगा, है ना, क्योंकि कई बार शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसका कुछ और भी मतलब लॉन्ग फॉर्म कुछ और भी बन सकता है। तो ये कई बार ना कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो या तो आप अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म लिख दे, और यदि आप उसका हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप देख लें कि वो क्लियरिटी आनी चाहिए, उससे वही शब्द की क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं तो पूरा लिख दें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत भले लगे लेकिन पूरा लिख के निकले, ताकि किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति ना बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो FD is reflective of the total borrowing requirement of the government. Revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ठीक है, तो इसके लिए क्या आ गया आपका कि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को, यानी कि ऋण आवश्यकता को, यहाँ पे उधारी की जगह पे आप ऋण शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि कितने ऋण की आवश्यकता है। राजस्व घाटे का अर्थ राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो कंप्लीटली आपके टर्म्स पे डिपेंडेंट ये पूरा यहाँ पे अनुवाद आपका आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर है। ठीक है, तो ये ग्रांट इन एड मतलब सहायता अनुदान। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके सारे शब्द जो आप देखेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, है ना, प्रभावी राजस्व घाटा, तो ये सारा आपका टर्म का पूरा यहाँ पे खेल है। आगे देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड एज फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगेन वही चीजें, मतलब अब ये एक एक करके एक्सप्लेनेशन, चूंकि हम लोग बजट का समरी देख रहे हैं तो उस हिसाब से प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है, ये यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये आपका इस तरीके, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था, अब यहाँ पे इन्होंने इफ कैपेक्स लिखा है ना। इफ कैपेक्स मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इफेक्टिव कैपेक्स, प्रभावी पूंजीगत व्यय, जो चीज मैं आपको बता रहा था, इफ कैपेक्स इसको कर दिया है शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे अनुवाद भी इफ कैपेक्स भी लिख दिया गया। अब इसको मैं ऐसे बोलूं, इफ मतलब इफेक्टिव तो प्र, है ना, और उसके बाद मैं कहूं कि पूंजी और व्यय, ऐसे मैं अपने मन से अगर मान लीजिए इसका एक एक्रोनिम बना के डाल दूं तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इसे मतलब नहीं, कई बार स्वीकार्य नहीं होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इन क्रिएशन, क्रिएशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक बढ़िया शब्द सृजन का प्रयोग किया गया है। क्रिएशन, क्रिएशन के लिए सृजन एक अच्छा शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुदान का जोड़ है, कह सकते हैं अनुदान का योग है, ये भी शब्द अच्छा आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे योग भी सम ऑफ ना, तो योग है कह सकते हैं, ज्यादा मतलब वही अच्छा अच्छा एक शब्द है जो आपको यहाँ पे प्रयोग में आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The receipts and expenditure depicted in this document are net of receipts and recoveries as explained in the reconciliation statements provided in the receipt budget and expenditure profile document statement number 7। तो ये है, तो अब जो ज्यादातर आपके यहाँ पे जो भी अनुवाद मिलेंगे वो ज्यादातर अनुवाद जो है आपको टर्म्स के ऊपर है, टर्मिनोलॉजी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके उस पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द जो है निवल, ये आपको आएगा निवल, है ना। तो द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर डिपिक्ट्स इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस दस्तावेज में जो भी क्या है डिपिक्टेड मतलब वर्णित किए गए हैं, देखिए इस दस्तावेज में इन दिस डॉक्यूमेंट वर्णित किए गए प्राप्ति और व्यय। ठीक है, आर नेट ऑफ रिसिप्ट प्राप्ति बजट, तो वो क्या है मतलब किसके नेट ऑफ रिसिप्ट है ना, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा दस्तावेज उसका, जैसे ये डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट नंबर 17 जो यहाँ पे आ गया, और उसमें दिए गए मिलान संबंधी विवरण, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन के लिए क्या शब्द यूज किया गया, मिलान संबंधी विवरण, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिलान संबंधी विवरण में यथास्पष्ट है ना, एज एक्सप्लेन्ड, और क्या रिकवरीज मतलब प्राप्तियों, सॉरी वसूलियों, रिकवरीज मतलब वसूलियों और रिसिप्ट मतलब प्राप्तियों, आर नेट ऑफ, उसके क्या है निवल है, नेट मतलब उसको मिला करके, तो बोलते हैं ना कि नेट, तो नेट प्रॉफिट, सो तो उसके लिए शब्द निवल अच्छा शब्द है, इसको आप लोग नोट के करके रख सकते हैं, विशेष करके जब हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं। तो आगे देख लेते हैं द प्रोविजनल एक्चुअल्स पीए, उसका शॉर्ट फॉर्म है, फॉर FY 2023-24 have been provided in this document wherever feasible. The provisional actuals in these documents are unaudited and are subject to change. ठीक है, अब इसका देख लेते हैं प्रोविजनल आपका क्या है एक्चुअल्स। ठीक है, अब अगेन वही बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं जो मैं पहले मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है जब भी आप इस तरह का क्या बोलते हैं फिनेंशियल अनुवाद करते हैं, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है कि शॉर्ट फॉर्म को आप एज इट इज लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप मतलब ना, जैसे आप यहाँ पे अनंतिम वास्तविक है ना, इसको जैसे प्रोविजनल एक्चुअल्स बोल रहे हैं ना, तो अब इसको हम लोग अ वा ऐसा करके नहीं लिख सकते, पीए इज ओके, है ना, वैसे लिख देंगे।
तो यहाँ पे देखें कि जहाँ भी कहीं तो व्यवहार हुआ वहां वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम वास्तविक दर्शाए गए हैं। ये प्रोविजनल एक्चुअल्स के लिए शब्द अनंतिम प्रोविजनल और वास्तविक एक्चुअल्स करके उसका यूज यहाँ पे किया गया है। इस दस्तावेज में दर्शाया गया अनंतिम वास्तविक की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट नहीं हुई है और इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आपका अनुवाद हो जाएगा। तो ये ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान था। उसके बाद छोटा सा एक सेंटेंस, इन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स RE 2023-24 the total expenditure was estimated at रुपीज 4490486 करोड़। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी भविष्य में अनुवादक बनने का के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि जब भी आप इस तरह का अनुवाद करें जहाँ बहुत सारे फैक्ट हों, है ना, बहुत सारे फैक्ट का मतलब डेटा बेस्ड फैक्ट हो, जहाँ बहुत सारा डेटा हो, है ना, ईयर्स के मतलब बहुत सारे बार ईयर्स का उल्लेख हो रहा है या इस तरह के नंबर्स का उल्लेख हो रहा है, इस तरह का ईयर्स की अवधि की उल्लेख हो रही है, तो नंबर्स, तो आपको ऐसा करते हो कि हमेशा जब भी आप इसकी वेटिंग करें या जब आप इसको मिलाएं कि या देखें कि आपने सही अनुवाद किया है कि नहीं किया, तो हमेशा आप नंबर्स को जरूर मैच कर ले विद द गिवन, जो भी आपका गिवन सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसका जो जो पैसेज आप अनुवाद कर रहे हैं ना, तो जो सोर्स पैसेज है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डेटा दिया हुआ है, विशेषकर न्यूमेरिकल डेटा, तो इस न्यूमेरिकल डेटा का मिलान आप अनुवाद अपने किए हुए अनुवाद से जरूर कर लें, क्योंकि उसमें ना फिर बहुत गलती की संभावना है। यदि आपने उसमें गलती करी मतलब इट विल कंप्लीटली स्पॉइल योर ट्रांसलेशन। आपने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, न्यूमेरिकल डेटा आपने गलत कर दिया, तो आपने पूरा का पूरा ही गलत कर दिया, है ना। तो न्यूमेरिकल डेटाज और जो फैक्ट्स हैं उसको आपको पक्का ध्यान रख करके मिलाना है। इन रिवाइज्ड संशोधित अनुमान यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे आरई लिखा गया है, न कि वहां पे कोई शंग ऐसा नहीं लिखा गया है। कुल व्यय 44,90,486 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। अगेंस्ट दिस टोटल एक्सपेंडिचर इन द प्रोविजनल एक्चुअल्स, अब ये आप देख लीजिए फॉर FY इतना वास, तो अगेन फिर ये आपका किसकी बात आ गई, डेटा की बात आ गई। तो यहाँ पे तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के अनंतिम वास्तविक यानी कि प्रोविजनल एक्चुअल में कुल व्यय इतना हो गया आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन फिर ये आपका आरई में क्या आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना हो गया 2023-24 में पूंजीगत व्यय के 9,50,000। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये देखना है कि भाई ये जो फिगर है और ये जो फिगर है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ईयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुवाद में छूट गया। तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे ही अब हम आगे आते हैं फिर से 2023-24 पीए में टोटल एक्सपेंडिचर वाज एट, तो ये आपका फिर से अगेन वित्त वर्ष 2023-24 में पीए में कुल पूंजीगत व्यय जो है वो कितना था, 9,48,506 करोड़ रुपये था। तो ये भी आपको यहाँ से मैच कर लेना है कि भाई ये और ये दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, जैसे मैंने जो पहले बताया था, देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, FY 2023-24, यहाँ पे क्या लिखा है वित्त वर्ष, क्यों भाई, यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ फुल फॉर्म क्यों लिख दिया, यहाँ इसलिए फुल फॉर्म लिख दिया क्योंकि हम FY इस तरह से जब भी लिखेंगे तो वित्त वर्ष के बारे में ही लिखा जाएगा, मतलब 99% ऑफ श्योर है। प्लस ये वित्त से संबंधित आपका पूरा पैसेज है और हम लोग कई बार ऊपर वित्त वर्ष देखते हुए आ रहे हैं, तो हम वित्त वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पीए लिख दिया, ठीक है, क्यों पीए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी सीधा सीधा पीए लिख दिया गया, तो यहाँ पे पीए लिख दिया, फुल फॉर्म नहीं लिखा तो भी आपका चलेगा, है ना। तो कुल पूंजीगत व्यय 9,48,506 रुपये था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट्स BE। अब बजट एस्टिमेट्स की बात करें इज इतना, तो ये अगेन आपका फिर ये फैक्ट की बात है, डेटा की बात है। आपको क्या ध्यान रखना है कि डेटा आपका पूरा मैच होना चाहिए और बाकी टर्म्स तो जो है वो तो बजट अनुमान हो गया। BE टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट, तो बजट एस्टिमेट यानी कि बजट अनुमान हो गया, उसमें कुल व्यय ठीक हो गया कितना, ये नंबर्स इसको आप मिला लेंगे 48,20,512, है ना, और 11,11,11,111। तो आप ये ध्यान रखें, जैसे जो हमारे साथी सेबी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हमारे साथी बैंक का एग्जाम देंगे, जो नाबार्ड के लिए एग्जाम देंगे, है ना, तो इस तरह के जो भी एग्जाम्स हमारे साथी देने जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह का पैसेज दिया जिसकी संभावना बहुत अधिक है, जिसमें कि न्यूमेरिकल डेटा और डेटाबेस फैक्ट हो, तो आपको एक बार अनुवाद के बाद में इनको भी चेक करना है, इसके लिए नंबर आपके बराबर कटने वाले हैं, ठीक है। वहां केवल भाषा के ऊपर आपका अनुवाद मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे आपके मार्क्स, ठीक है। कंपेयर टू RE 23-24, है ना, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन BE 24-25 रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज ऑफ 16.9%। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि संशोधित अनुमान 2023 की तुलना में बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय 16.9% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये शब्द यदि आप शब्दों में आपकी पकड़ हो गई तो आप आसानी से इस तरह के अनुवाद भी कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है 2024-25 में
फिर अगेन यहाँ पे आ गया 15,1,889 करोड़, है ना, और 18.2%। और तो ये सारे हमको ध्यान में रखने हैं। और वैसे ही आप देखेंगे टोटल रिसोर्स, अब थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस भी है। टोटल रिसोर्स बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट्स इंक्लूडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर, ग्रांट्स, लोन्स एंड आपका आ गया क्या, एंड किधर गए हम, हाँ, एंड रिलीज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एटसेट्रा इन बी 24-25 इज 22,91,182 करोड़, विच shows an increase of 4,82,766 करोड़ ओवर एक्चुअल्स ऑफ FY 2020-2023। तो ये तो टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट्स इंक्लूडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर। अब यहाँ पे कॉमा लगाए, तो जब इस तरह के लंबे सेंटेंस आए तो आप कॉमा से आपको इन सेंटेंसेस को तोड़ने का प्रयास करना है। जब लंबे सेंटेंस आएंगे तो आपको क्या करना है, कॉमा से सेंटेंसेस को तोड़ने का प्रयास करना है। देखते हैं एक बार कैसे करना है। द रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट्स इंक्लूडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया बजट अनुमान 2024-25 में, ठीक है। अच्छा, एक बार हम यहां तक देख लेते हैं, ग्रांट्स, लोन्स एंड, ओके, ये कॉमा, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉमा है, क्या ये पूरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए है या फिर केवल ये कॉमा लगा करके, जैसे स्टेट शेयर, फिर ग्रांट्स, लोन्स एंड रिलीज, ये तीन चीजें इस कॉमा के माध्यम से इन तीन चीजों को ये कनेक्ट कर रहा है। इट इज नॉट फॉर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसी स्थिति में हमको आगे बढ़ते जाना है वहां तक जहां तक पार्ट ऑफ सेंटेंस हो। तो कहां तक गया, रिलीजेस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एटसेट्रा इन बजट एस्टिमेट 2024-25 इज, तो ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका इज आ गया, तो मतलब ये पूरा एक पार्ट आपका सेंटेंस का होगा। फिर आगे तो बजट अनुमान, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। बजट अनुमान 2024-25 में राज्य हिस्से का वितरण, राज्य के हिस्से का वितरण, ठीक है, स्टेट शेयर, ये तीन जो चीजें हैं ना, तीन जो चीजें हैं, इनको हमने मार्क कर लिया। तो इनको हम आगे लेकर के आएंगे हिंदी में, चूंकि हम जो है कर्ता के हिसाब से उसको थोड़ा सा पलट करके लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जब इन चीजों को हम पहले लेकर के चलेंगे, है ना, उल्टा उल्टा अब यहाँ से हम चल रहे हैं। बजट अनुमान 2024-25 में राज्य के हिस्से का वितरण, स्टेट शेयर एक नंबर हो गया। फिर उसके बाद में अनुदानों, ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, ग्रांट, लोन्स एंड रिलीज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनके साथ क्या करते हैं कि अंतर्गत धनराशि, है ना, आदि सहित राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं कुल संसाधन। अब उसके बाद में क्या है कि इज हाउ मच, कुल संसाधन कितने हैं, द टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर्ड कितने हैं, वो है 22,91,182 करोड़ हैं, ठीक है। ये आपका सेंटेंस यहां से टूटा, इतने हैं। विच शोज, जो वित्तीय वर्ष 22-23 में 22-23 के वास्तविक 4,82,766 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। तो मतलब इतना वृद्धि, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेंटेंस को हम लोग दो जगह से तोड़ करके, एक यहां से हमने इस सेंटेंस को तोड़ा, यहां से तोड़ा, और यहाँ पे हमने दो भाग में इसका अनुवाद आसानी से कर लिया। तो जब भी लंबा सेंटेंस है तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसको बीच में से तोड़ देना है, तो आपका आसानी से अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि बजट समरी थी, जिसका हम लोगों ने बढ़िया तरीके से अनुवाद करके देखा, और इसमें बहुत सारे हमने बजट की, बजट से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली भी देखी। इस तरह के अनुवाद की सीरीज हम लोग अक्ष फाउंडेशन के इस चैनल पे बार बार, मतलब फ्रिक्वेंटली आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। लीगल ट्रांसलेशन के भी पैसेज हम लोग करा रहे हैं लगातार। लीगल ट्रांसलेशन के लिए अक्ष फाउंडेशन की तरफ से डेली आपको लीगल ट्रांसलेशन दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, और उसका आपको अनुवाद करके उसका आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। अगले सैटरडे को हम इसके ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं। तो जो सभी साथी हमारे पटना हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट अनुवादक की, वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ करके और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके जिन साथियों को इस तरह के अनुवाद से संबंधित वीडियो की आवश्यकता है, उसे आप ये वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर ले, और साथ में इसे साझा और भी अन्य साथियों के साथ में कर ले, ताकि ज्यादा लोग अक्ष फाउंडेशन के साथ में जुड़ सकें। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी तैयार करी है, जिस कम्युनिटी के माध्यम से जो भी भाषा और अनुवाद से जुड़े हुए छात्र या जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, या वे लोग जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जुड़ करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए हमने एक अच्छे से कम्युनिटी तैयार करके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करके लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ उससे सभी को कुछ ना कुछ लाभ हो। और अगर किसी तरह की कोई भी समस्या या किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको इश्यू है, तो आप बात करके आपस में, और हम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी इसके माध्यम से सुलझा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।